हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके, जो डेली का डोज 30 जून के नाम से आपके समक्ष उपस्थित हैं चर्चा के लिए। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों बाद ही, जैसे ये कोरोना का संक्रमण का जो काल चल रहा है, ये धीरे धीरे अब हम उस पर काबू पा रहे हैं और आने वाले कुछ ही महीनों के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको अभी से कमर कस लेनी है और करंट अफेयर के सेक्शन में आपको एक भी गलतियां नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए एक समान रूप से काफ़ी उपयोगी है ये करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सप्ताह में हम साप्ताहिक रूप में एक पंक्ति के रूप में डिस्कस करते हैं और मंथ के एंड में हम मासिक एक पंक्ति करंट अफेयर लेकर आएंगे, जिससे आपको पूरे महीने का करंट अफेयर अगर छूट चुका है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह रहेगा। तो आप लोग उसे भी देखना न भूलें। तो फ्रेंड्स, हम सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हम आपके हौसला अफजाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है आपके स्क्रीन पे। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उपहास, विरोध और स्वीकृति। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी आप काम जब शुरू करते हो तो आप पूरे अपने मनोयोग से उस काम को शुरू करो, क्योंकि उसके आगे पीछे आप मत सोचो कि ये काम मैं शुरू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये फिर इसमें मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, ये काम शुरू करने का भी सही समय है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके, जितनी भी भ्रांतियां हैं आपके मन में, आपके दिमाग में, उन सब को दरकिनार करके आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे पूरी तन्मयता से करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो उसे 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहले तो आप अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोग आपको उपहास की दृष्टि से देखेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे कि अरे देखो ये क्या कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरा फेज आता है जब लोग आपको विरोध करेंगे। ठीक है, जब आप उसमें आगे बढ़ोगे और कुछ उसमें आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तब लोग विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। और फाइनली जब आप उस काम को करने में सफल हो जाते हो, तब जाके आपको स्वीकृति मिलती है इस पूरे विश्व में, इस पूरे जो समाज में, जो भी आपके इर्द गिर्द जिस इन्वायरमेंट में आप काम करते हो, उन लोगों से फिर आपको स्वतः ही स्वीकृति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सोचकर कि ये काम कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं उपहास का पात्र न बन जाऊं, तो इस तरह के जितने भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उनको दरकिनार करके आप अपने काम को पूरे मनोयोग से करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि सही काम करने के लिए कोई भी गलत वक्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर और शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 12 मार्च, तीसरा 20 अप्रैल और चौथा 26 जून। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है 26 जून। 26 जून को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और इस दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रति वर्ष 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो फ्रेंड्स, ये जो ड्रग्स का जो नेक्सस है ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी जटिल है, ये लोगों को अपने गिरफ्त में। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो दुनिया भर में अगर ड्रग्स के अवैध कारोबार की बात करें, तस्करी की बात करें, तो उसमें इतनी सारे जो एक आंकड़े जो हमने पेश किए हैं आपके सामने, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो इसी को लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, इसके निवारण के लिए, इसके खिलाफ के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ ये दिवस
मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का जो उद्देश्य है वो है कि इस दुनिया को ड्रग्स से मुक्त करें, नशीली दवाओं से मुक्त करें और उसके खिलाफ एक निश्चित कार्रवाई की जाए और विश्व स्तर पे इसके लिए एक सहयोग को मजबूत किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। जब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जंक फूड्स की। जंक फूड्स को आप फास्ट फूड या फिर जो रेडी टू ईट टाइप जो फूड्स होते हैं, जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो वह कौन सा देश है जो इसके विज्ञापन पर रोक लगा दिया है, जो दिन के समय में इस तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा चीन और चौथा रसिया। तो इसमें जो सही जवाब है वो मैं आपको बता दूं बिना समय गंवाए, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में इस तरह के टीवी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या हम टीवी की बात करें, तो उसमें दिन के समय में जंक फूड के किसी तरह के विज्ञापन को प्रसारित होने से रोक लगा दिया गया है। और ये रोक इसलिए लगाया गया है कि इससे बच्चों के सेहत को लेके बहुत बड़ा एक खतरा उत्पन्न हो गया है। और ये बच्चे के जो सेहत की अगर हम बात करें तो इस फैसले से सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पे रोक होगी, क्योंकि इस तरह के विज्ञापन देख के बच्चे जंक फूड की ओर प्रेरित होते हैं, फास्ट फूड की तरफ उनका रुझान बढ़ता है और इसका कारण ये हो जाता है कि बच्चे मोटापा के शिकार हो जाते हैं और लेजी हो जाते हैं। तो ये जंक फूड विज्ञापन से जुड़े नियम अगले साल से लागू होंगे और बच्चों का हानिकारक भोजन से कम सामना होगा। और इस नियम का जो मकसद है वो यह है कि बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक अभियान के रूप में इसे लिया जा रहा है। इस फैसले को उस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम में से भी, हमारे देश में भी देखोगे आप, तो बच्चों में एक ट्रेंड रहता है कि वो फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, चाउमीन वगैरह की तरफ। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी हानिकारक होते हैं और जब बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं तो ये काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें होती हैं। तो इससे वो एक बीमारी की ओर अग्रसर होते हैं, जिसमें पहला लक्षण मोटापे का आता है, उसके बाद ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनके रक्तचाप पे भी असर दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक सराहनीय डिसीजन है ब्रिटेन का, ब्रिटेन सरकार का। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो एक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है वर्ल्ड लेवल पे, उसके उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, दूसरा रघुराम राजन, तीसरा उर्जित पटेल और चौथा शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया और इन्हें चुना गया है IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बारे में अगर हम बताएं तो ये योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। और अगर हम बात करें कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं और इसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में इनका नामकरण किया गया है। और इस समूह की बात करें तो इस समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पार्सियोली और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। और समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड महामारी के वजह से पूरे विश्व में एक हाहाकार की स्थिति मची है और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो पटरी से उतर चुकी है। और साथ ही साथ हम जलवायु परिवर्तन से जो संकट हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, तो उनसे भी लड़ने के लिए उसी मकसद से
इस समूह का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो विश्व बैंक और IMF के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको ये नाम याद रखना है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सौरभ चौधरी और मनु भारत की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की, और इसमें शूटिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। तो सौरभ चौधरी और मनु भारत की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला कांस्य पदक, दूसरा स्वर्ण पदक, तीसरा रजत पदक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो ऑप्शन सही है वो है रजत पदक। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, सौरभ चौधरी और मनु भारत की जोड़ी ने। ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मिक्स टीम जो स्पर्धा थी, कंपटीशन था, उसमें इन्होंने ये रजत पदक जीता है। अब अगर हम बात करें तो टूर्नामेंट के तीसरे दिन सौरभ और मनु को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की विटालिना बसरस्कीना और ऑर्टेम चेरनोवोसोव की जोड़ी से 12-16 से हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय जोड़ी 12-12 से बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम 2 सीरीज गंवाने से स्वर्ण पदक से ये चूक गए। तो फ्रेंड्स इन्होंने रजत पदक जीता है, ये आपको याद रखना है, और इनका नाम भी याद रखना है, सौरभ चौधरी और मनु भारत का। इन्होंने रजत पदक जीता है इंटरनेशनल निशानेबाजी विश्व कप में। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्नलिखित में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है पटना एवं मुजफ्फरपुर, दूसरा बिहार शरीफ एवं भागलपुर, तीसरा आगरा एवं कानपुर और चौथा इंदौर एवं सूरत। तो इसमें जो 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर और सूरत को। तो इंदौर कहाँ से बिलोंग करता है? इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत एक गुजरात का शहर है। तो फ्रेंड्स देश के 100 स्मार्ट शहरों में गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मार ली है, और उन्हें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, और उन्हें साझा पुरस्कार ये पहली बार दिया गया है। और 2019 में अगर हम बात करें तो सूरत अकेले पहले नंबर पे था। और इस मिशन के तहत हम 100 शहरों को इसमें चुने गए थे, जिनमें बिहार के जो शहर थे शामिल, वो पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर शामिल थे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि स्मार्ट सिटी के चुनाव के कौन कौन से मानकों का ध्यान रखा जाता है, इसके चुनने के कौन कौन से मानदंड हैं, तो इसमें हम देखेंगे इसके अंतर्गत आते हैं सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जल जैसे यानी जल की उपलब्धता जैसे कई मानदंड होते हैं जिनके आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इन शहरों का नाम जिन्हें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है चीन। चीन के ये योजना है कि 2033 तक वो मंगल मिशन पर अपना पहला क्रू भेजेगा। 2033 तक उसने ये योजना बनाई है, और नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा, और मंगल पर अस्थायी रूप से बेस के निर्माण और इसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालिक योजना के साथ मिशन को शुरुआत किया जाएगा। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि भारत ने भी मंगल मिशन, जिसको 24 सितंबर 2014 को एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसे मॉम के नाम से आप लोग जानते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से। और अगर इसके हम खर्च की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था। इसमें मुश्किल से 500 करोड़ के आसपास इस मिशन को हमने अंजाम दिया था, जो दुनिया भर में एक चर्चा का विषय बन गया था कि भारत ने कम लागत में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो फ्रेंड्स इस मिशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं चाइना की, यह महत्वाकांक्षी योजना मनुष्यों को मंगल ग्रह पर लाने के लिए अमेरिका के साथ जो उसका कंपटीशन है, जो दौड़ है, उसको और तेज करेगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि चाइना और अमेरिका में एक तरह से अगर हम देखें तो ट्रेड वार भी रहता है,
वेपन्स हथियारों को लेके भी वार रहता है, एक प्रतिस्पर्धा होती है। और यहाँ पे हम देखें तो अंतरिक्ष का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। तो चीन की योजना है कि 2033 में, 35 में, 37 में और 41 में मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन भेजेगा, ये उसकी योजना है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि अगले महीने ही टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। तो इसमें पहले भारतीय तैराक जो क्वालिफाई हुए हैं वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला साजन प्रकाश, दूसरा श्रीहरि नटराज, तीसरा कुशाग्र रावत और चौथा संदीप सेजवाल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ने, ये भारत के पहले तैराक हैं जो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक बन गए हैं। और उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया, जबकि ओलंपिक में शामिल होने की योग्यता 1 मिनट 56.48 सेकंड की सीमा निर्धारित की गई थी। और इस तरह से उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और आप लोगों को बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक जो है, इन खेलों का आयोजन 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त तक ये चलेगा। और कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक बन गए हैं ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वालों में। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओस्पोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस एथलीट है, हमारे देश की तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला रजत पदक, दूसरा स्वर्ण पदक, तीसरा कांस्य पदक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है स्वर्ण पदक। दीपिका कुमारी ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में, तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। तो फ्रेंड्स दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीते अभी तक अगर कुल की बात करें तो। और पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। और इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये स्पोर्ट्स सेगमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि तीरंदाज दीपिका कुमारी ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप जो तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें महिला प्रतिस्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, विश्व सीकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सीकल सेल दिवस मनाए जाने की बात की जा रही है। ये एक तरह का सेल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और इससे काफ़ी, जो सिकल की बात अगर हम करते हैं तो सिकल का मतलब ये हंसिए के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल पड़ा है। तो ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 15 जून, दूसरा 17 जून, तीसरा 12 जून और चौथा 19 जून। तो आपको जो सही जवाब है वो हम बता देते हैं, वो है 19 जून। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आपको याद रखना है। और इससे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो सिकल सेल रोग जो है वो सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रक्ताल्पता, रक्त की कमी पाई जाती है, ये लाल रक्त कोशिकाओं की एक प्रमुख वंशानुगत असामान्यता है जिसमें आरबीसी का आकार अर्धचंद्र यानी हंसिए के आकार जैसा हो जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका आकार हंसिए के आकार जैसा होता है और ये असामान्य आकार की आरबीसी कठोर और चिपचिपी हो जाती है और रक्त वाहिकाओं में जाकर फंस जाती है, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है अथवा रुक जाता है और यह आरबीसी के जीवन काल को भी कम कर देता है तथा यह एनीमिया रोग का कारण बनता है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। और अगर फ्रेंड्स इसमें हम अगर लक्षणों की बात करें सिकल सेल रोग की, तो उसमें आप देखोगे कि इससे गंभीर एनीमिया, दर्द, चक्कर आना, अंग क्षति या विफलता और स्ट्रोक और सिर दर्द इत्यादि समस्याएं इसमें देखने को मिलती है। और भारत में यह बीमारी अगर हम देखें तो व्यापक रूप से कई जनजातीय समूहों में पाई जाती है। अगर मुख्य रूप से हम स्टेट्स की बात करें तो यह झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और उत्तरी तमिलनाडु व केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में के कुछ इलाकों में ये बीमारी प्रचलित है।
और इसमें अगर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहें कि यह जो दिवस मनाया जाता है सिकल सेल दिवस के रूप में, यह 22 दिसंबर वर्ष 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 19 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और पहली बार इस दिवस को 2009 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो तथ्य थे वो हमने डिस्कस किया और ये आपको याद रखना है कि 19 जून को हम विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि हम इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे समय रहते आप इसके रोकथाम के उपाय कर सको। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जून 2021 में एस रामेसन नायर का निधन हो गया। वह कौन थे, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? एस रामेसन नायर, आप लोगों को नाम पता होगा इनका, ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे। और ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है इतिहासकार, दूसरा कवि एवं गीतकार और तीसरा पर्यावरणविद और चौथा संगीतकार। तो एस रामेसन नायर जो थे वो प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ओबिचुअरी सेक्शन से, अगर खासकर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स में या फिर पीसीएस के एग्जाम्स में, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, अगर हम निधन की बात करते हैं तो ये कवि एवं गीतकार थे एस रामेसन नायर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके अगर करियर की बात करें तो इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में और भक्ति एल्बमों के लिए इन्होंने गीत लिखे थे। और उनकी कविताओं के जो संग्रह था उसका नाम था गुरु पूर्णिमा। उसके लिए इन्हें वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें वर्ष 2010 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म 1948 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे और एक प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपको इनका नाम याद रखना है और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये आपको पता चल गया है कि वे कवि और गीतकार थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप सभी काफ़ी कम समय में 10 क्वेश्चन जो समसामयिक मुद्दे से संबंधित है उसको आपने डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया और आप लोग काफ़ी हद तक समझ भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा जो एग्ज़ाम वॉरियर फैमिली है इसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं विदा चाहूँगा और फिर कल उपस्थित होऊंगा आपके सामने। और कल का जो सेशन होगा वो होगा पूरे महीने भर के करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में, जिसे हम जानने का कम समय में पूरे महीने भर के क्वेश्चंस को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप किसी वजह से अगर इस महीने भर में किसी दिन को मिस कर गए हैं, किसी दिन के करंट अफेयर को मिस कर दिए हैं, तो वो सारी चीज़ों की भरपाई उस एक वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हम सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।